टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मुकेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बजट की बारीकियों को आपने काफी अच्छे से देखा है और उस पर भी आप कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि हमारे दर्शकों को फायदा हो। जी बिल्कुल। तो इस शो शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। क्या मोटी रकम की इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाले पैसे पर देना होगा ज्यादा टैक्स? काटे गए टीडीएस का रिफंड पाने का बदला तरीका, अब क्या करना होगा आपको? बजट के बाद कैसे बदल गई है एमएसएमई के लिए टैक्स की दुनिया? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा इंश्योरेंस को लेकर के, जो हर किसी के पॉकेट से जुड़ा तो होता ही है, हर किसी के दिल से भी जुड़ा होता है। और इस इंश्योरेंस के मोर्चे पर बजट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। और बदलाव जो किया गया है, ये बदलाव दरअसल मोटी रकम वाले जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस पॉलिसी के जब मैच्योर होने के बाद पैसा मिलेगा, उस पैसे पर आपको टैक्स का जो कैलकुलेशन है बदल जाएगा। अब क्या बदलाव किया गया है, कैसे बदलेगा, मैं बताऊं इससे अच्छा है कि हमारे साथ बहुत ही जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं मुकेश पटेल जी, उनसे पूछ लेते हैं। पटेल साहब, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि ये बदलाव आखिर क्या किया गया है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, अब ये सब जानते हैं हमारे दर्शक कि जो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी के जो प्रीमियम हैं वो आयकर कानून के सेक्शन 10(10)(d) के दायरे में, अगर उसमें जो फिक्स किए गए हैं कि भाई कोई भी एक साल में प्रीमियम की रकम जो है वो 10% से ज़्यादा उसकी जो पॉलिसी की वैल्यू है उससे नहीं है, तो जब मैच्योरिटी होती है तो उस समय पर उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है। और इसमें आज तक ये नियम ज़रूर था कि ये 10% वाला आपको ध्यान रखना है, पर इसके सिवा आपका प्रीमियम 5 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, इस पर कोई सीमा नहीं थी कि कितनी वैल्यू की पॉलिसी हो और कितनी वैल्यू का आपको एग्जम्पशन ऑन मैच्योरिटी मिले। अब पहली बार आयकर कानून में ये एक संशोधन उन्होंने किया है और ये 1 अप्रैल 2023 से, माना 23-24 वित्तीय वर्ष से ये अमली बन रहा है। इसमें ये कहा गया है कि भले आपने पुरानी हाई वैल्यू की पॉलिसी जो ली है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद आप जो कोई भी नई पॉलिसी लेते हैं तो वो पॉलिसी की पूरी साल में, एक साल में, पॉलिसी की अवधि का एक साल के अंदर 5 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आपका प्रीमियम होता है तो वो पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट को ध्यान में रखते हुए आपको कोई एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव उन्होंने कोई किया एग्जम्पशन है। नहीं और इसमें थोड़ी सी दुविधा लक्ष्मण जी सबके मन में ये भी रहा करती थी कि ये 5 लाख की गिनती कैसे हो। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं अगला सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इसका 5 लाख का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको अगर आप डिटेल में बता सके। हाँ ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक ये मोटा मोटा तो उस दिन सबको पता चल गया था बजट के दिन 5 लाख वाला, पर समझिए अगर किसी ने 2-2 लाख के प्रीमियम वाली 3 पॉलिसीज 23-24 में नई ली है तो इसमें क्या होगा। तो ये सेक्शन में ये कहा गया है कि कुल मिला के एक पॉलिसी या एक से ज़्यादा, वो कुल मिला के अगर 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम होता है तो 5 लाख तक के प्रीमियम से जुड़ी हुई जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसको एग्जम्प्ट गिनी जाएगी, पर उससे ज़्यादा होगी तो उसको टैक्सेबल गिनी जाएगी। हालांकि मतलब इसमें एक एक्सेप्शन जो है वो नहीं, एक एक्सेप्शन है वो भी ध्यान में रखना है कि ये ऑन नॉर्मल मैच्योरिटी, माना अगर किसी के अवसान या तो डेथ पर अगर मिलती है रकम
तो डेथ पर मिली हुई रकम पर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर पूरा एग्जम्पशन। ये काफी बड़ा ये बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया आपने कि जो नॉर्मल मैच्योरिटी है उसके लिए प्रावधान लागू है। एक और चीज जो आप कहे कि उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा मैं कि अलग अलग आपने 2 पॉलिसी ले ली, 3 पॉलिसी ले ली, तो उसको क्लब करके कैलकुलेशन होगा। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल जो है उसमें आपको 5 लाख। अब कई लोगों में मन में ये भी दुविधा है कि एक बार 1 अप्रैल 2023 के बाद हमारी 5 लाख की पॉलिसी हो जाती है तो फिर पिछले सालों में मींस इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स आल्सो यू विल नॉट बी एबल टू टेक न्यू इंश्योरेंस। तो ये भी गलत है। ये जो 5 लाख की सीमा है लक्ष्मण जी, वो एवरी ईयर, सो माना 1 साल में आप 1 या ज्यादा पॉलिसीज को इकट्ठा करके 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम की पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। अगर ली है तो उसकी एग्जम्पशन ये 5 लाख की वैल्यू तक उसको सीमित करना होगा। एक सवाल और, इसका मतलब ये हुआ लेना चाहते हैं तो हर साल आप 5-5 लाख ले सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। एक सवाल और है मेरे पास कि कई लोगों ने मुझे फोन किया कि इंश्योरेंस एजेंट मुझे फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से तो लागू हो जाएगा जी, आप अभी ले लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेना चाहते हैं तो हाई प्रीमियम का। ये कितना सही है? बिल्कुल, अब ये सही है क्योंकि जो सरकार ने नियम बनाया है कि ये संशोधन है, दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर 31 मार्च 2023 तक आप कोई भी हाई प्रीमियम की पॉलिसी लेते हैं तो उसके कारण आपको कोई बात आने वाला नहीं है 1010D के एग्जम्पशन में। एक और भी पॉइंट है जो हमारे दर्शकों को हम बताएं लक्ष्मण जी, और वो ये है कि आप जैसे पॉलिसी लेते हैं तो घर में यू हैव अ नंबर ऑफ एंटिटीज कि जिसके केस में आप ले सकते हैं। इंडिविजुअल है, उसकी वाइफ है, उसका HUF है, ये सब प्रीमियम भर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग एंटिटीज में से मान लीजिए आपने प्रीमियम चुकाया तो हर एक एंटिटी वाइज ये 5 लाख की लिमिट मिलेगी। माना अगर आप 5 लाख से ज्यादा पॉलिसी की वैल्यू लेना चाहते हैं तो अलग अलग एंटिटीज में बांट दें 1 अप्रैल के बाद, तो भी कानूनन आप इसका प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स बताया मुकेश पटेल जी ने, बहुत ही काम के टिप्स है, इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं आगरा, जहां से राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं राजेश अग्रवाल आगरा से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ और मैं CNBC का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे ढंग से टैक्स गुरु का कार्यक्रम करते हैं। जी धन्यवाद। और मैं इसका नियमित श्रोता हूँ और इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं इस कार्यक्रम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में जुड़ते हैं, हमारे शो को देखते हैं। सवाल क्या है सर आपका? मेरा सवाल ये था कि जो गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अभी अमेंड करके 15 लाख से 30 लाख की है, तो वो कब से हम उसमें बढ़ा सकते हैं? और एक अगर हमने अप्रैल 2022 से पहले अगर सीनियर सिटीजन स्कीम में अपना निवेश किया हुआ है जहां हमें 7.4 इंटरेस्ट मिलती है, और तो ये क्या डायनेमिक रहेगी इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% हो गई है वो मिलेगी, या पिछले जो निवेश है उसमें उस समय जो ब्याज दर तय थी वो वाली ब्याज मिलेगी 7.4? ठीक है। अच्छा, आपके सवाल के 2 पहलू हैं भाई साहब। तो दोनों को अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले तो ये एक पॉलिसी डिसीजन वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रपोजल्स में अनाउंस किया है और वो खुश करना चाहते थे सब सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि ये बहुत ही वेलकम डिसीजन है। क्योंकि अभी जो 15 लाख की जो आपकी सीमा है इन्वेस्टमेंट की, उसको वो 30 लाख तक बढ़ा रहे हैं, पर इसको फाइनेंस बिल के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। ये स्मॉल सेविंग्स के जो नोटिफिकेशंस निकलते हैं तो सरकार जल्द ही, हम आशा रखते हैं कि ये 15 के 30 लाख के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगी, और जो डेट से ये नोटिफिकेशन जारी होगा उस तारीख से आपकी ये 30 लाख की लिमिट बढ़ेगी। माना 15 लाख आपने किया है तो और 15 लाख कर पाएंगे। और फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों हैं
अगर सीनियर सिटीजन तो ये 15-15 जो है वो 30-30 हो जाएगा, माना 60 लाख रुपया। और अभी जो इंटरेस्ट का रेट है 8%, तो 60 लाख पर 8% के हिसाब से गिने तो एक सालाना आप 4,80,000 रुपये आप कपल का ये इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। अब आपका दूसरा सवाल जो है कि ये जैसे आप जानते हैं कि हर 3 महीने में डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ये स्मॉल सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज होता है। अब जैसे पीपीएफ है, सुकन्या है, उसमें ये डायनेमिक है क्योंकि वो कंटिन्यूइंग स्कीम्स हैं। लेकिन ये जो एफडी टाइप की स्कीम है आपकी, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आपने मान लीजिए अभी लिया 8% का रेट है तो वो लॉक हो गया ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट रेट कम भी हो तो भी आपको 8% मिलेगा। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको ऑटोमेटिक उसमें बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। तो आपका जो 7.4 है वो तो 7.4 बना रहेगा जब तक उसकी मैच्योरिटी होती है। पर आप ये मान लीजिए 15 लाख का जो नया निवेश करेंगे उस पर आपको 8% जरूर मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं राजेश अग्रवाल जी आपको दुविधा आपकी दूर हो गई होगी। फिर भी कोई दुविधा हो तो हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अब चलते हैं सीधा गुजरात, जहां सूरत से कौशिक मोदी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशिक मोदी साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार साहब। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लक्ष्मण जी, हेलो मुकेश जी। हेलो। मेरा सवाल 58 सीनियर सिटीजन के बारे में है, 58 फॉर्म के बारे में है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी। रिस्पेक्टेड एफएम हैज डिक्लेयर्ड इन न्यू बजट दैट न्यू टैक्स रिजिम इज डिफॉल्ट। आई वांट टू नो दैट आई विल हैव टू डिक्लेयर इनकम एज ₹5 lakhs or 7 lakhs in 58th form for non-deduction of TDS, as I am senior citizen. ठीक है सर, क्या किया जाए पटेल साहब? कौशिक जी के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको जो 22 मई 2019 का CBDT का सर्कुलर है उसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 87A के रिबेट को लक्ष्य में लेते हुए उस समय सेक्शन 87A के रिबेट की जो लिमिट थी वो इनकम लिमिट 5 लाख की थी। तो उसमें ये कहा गया था कि आपकी 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम है तो भी आप अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो यू कैन फाइल अ 15H फॉर्म और नो TDS के लिए आप डिक्लेरेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये नए लॉजिक से 1 अप्रैल 2023 के बाद 87A अगर आप नई स्कीम को पसंद करते हैं तो आपको 7 lakhs का वो रिबेट का लिमिट का फ़ायदा मिलेगा। तो उसी एनालॉजी से जो सेक्शन 197 कैपिटल A रेड विद द CBDT सर्कुलर, आप 7 लाख रुपये से अगर आपकी इनकम कम है तो आप 15H का डिक्लेरेशन देके TDS की कटौती न हो उसका फायदा आप ले सकेंगे। कौशिक जी, चलिए, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे काटे गए TDS का रिफंड पाने का बदला तरीका। इसके लिए क्या करना होगा आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, कई सारे सवाल आ तो रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो तकनीकी हैं और लोगों को समझना बेहद जरूरी है। उसमें से एक TDS के रिफंड का प्रावधान बदला है सरकार ने। तो इस सेक्शन में जो बदलाव किया गया है उससे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि ये बदलाव आखिर है क्या। फिर आगे आपसे 1-2 सवाल और पूछूंगा इस पे। जी अब लक्ष्मण जी, एक ये सुविदित है कि कई बार क्या होता है कि आपने अपनी जो इनकम है, आपकी आय है, वो टैक्सेबल इनकम को आपने अपने रिटर्न में दिखा दिया। उस समय पर उसमें से कोई TDS की कटौती की नहीं गई है, इसलिए उस साल का आपने रिटर्न भर दिया, इनकम दिखा दी, आपने खुद अपने ओर से टैक्स भी भर दिया और आपने रिटर्न फाइल कर दिया। अब होता क्या है कि जिसने आपको ये पेमेंट की है उसको ध्यान में पता चलता है बाद में कि उसको TDS करना था या कोई कारण से वो छूट गया TDS काटने का या आपको इतला देने में, तो वो TDS की क्रेडिट आपको
सब्सिक्वेंट ईयर में, माना इसके बाद के साल में वो देता है। अब होता क्या है कि आयकर कानून के नियम अनुसार 199 सेक्शन ये कहती है कि टीडीएस की क्रेडिट आपको जिस साल में आप इनकम दिखाते हैं उस साल में आपको मिलनी चाहिए। अब इनकम आपने दिखाई उस साल में तो टीडीएस कटा नहीं, और टीडीएस जिस साल में कटा उसमें आपकी इनकम नहीं है, तो ये टीडीएस की आपको क्रेडिट कैसे मिले? तो ये एक बड़ी दुविधा थी, और आपको ध्यान है कि हमने आवाज में भी इसके लिए आवाज उठाई थी कई बार। तो इस बार उन्होंने ये एक अच्छा प्रावधान किया है कि जो 1 अक्टूबर 2023 से इट विल बी इफेक्टिव, क्योंकि ये प्रोसीजरल प्रोविजन है, इसके लिए एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि ऐसे केस में आप एक फॉर्म भर के जो टीडीएस की क्रेडिट है वो मांग सकते हैं। तो जिस साल में आपकी टीडीएस की कटौती हुई है उसके लिए आप असेसिंग ऑफिसर जो आपके हैं उसको अप्रोच करके ये फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको ये क्रेडिट दी जाएगी। चलिए वेलकम रिलीफ एंड प्रोविजन। एक छोटा सवाल ये है कि ये जहां तक मुझे याद है कि ये 1 अक्टूबर 2023 से इसको इफेक्टिव बनाया गया है, तो क्या वाकई 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा कि उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए? संक्षिप्त में अगर बता सकें सर। अच्छा, हाँ, इसमें क्या है लक्ष्मण जी कि 1 अक्टूबर 2023 से ये फॉर्म आएगा और आप असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच कर पाएंगे, पर इसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल 1 अक्टूबर 2023 के बाद के ट्रांजैक्शन टीडीएस की क्रेडिट के ही लिए आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि सेक्शन में ये कहा गया है कि इस फॉर्म में आप जिस साल में आपका टीडीएस कटा है उस साल के अंत से लेके 2 साल के अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 ये दोनों सालों में अगर ऐसी कोई दुविधा आपके लिए खड़ी हुई है तो उसकी रिलीफ आप 1 अक्टूबर 2023 के बाद भी फाइल करके कर पाएंगे। और मुझे ध्यान है कि 21-22 में बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हुई है, उनको इंतजार करना है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद उनको रिलीफ मिल जाएगी। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास आया है मुकेश जी आपके शहर से, अहमदाबाद से, मेघा कपाड़िया जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मेघा जी, क्या सवाल आपके पास? हाय सर, हमारा एक फैमिली बिल्ड ट्रस्ट है, तो बजट में जो नए टैक्स रेजिम का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें अंडर सेक्शन 115 बीएससी के तहत हमको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? मुकेश जी। मेघा जी, मेरे ख्याल से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लगती है, क्योंकि आपको बिल्कुल इसका पूरा ख्याल है। अब लक्ष्मण जी, ये जो प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होता है, जो विल के तहत जिसका निर्माण किया जाता है, उसकी असेसमेंट ईओपी के स्टेटस में होती है। अब तक के प्रोविजंस के आधार से इवन 115 बीएसी में जो कंसेशनल टैक्स के रेट्स थे नई स्कीम में, वो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही लागू होते थे। अब जो डिफॉल्ट स्कीम नई बनाई गई है जो अमल में आएगी 23-24 से, उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ के साथ एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है उसके लिए भी ये फायदा उनको मिलेगा। तो एओपी ये जो ट्रस्ट है, समझिए कि 22-23 का जो करंट ईयर है उसमें उसको रेगुलर रेट के हिसाब से 2,73,000 का टैक्स भरना होगा। कौन सी इनकम पर? 15 लाख की। एक 15 लाख की हम एग्जांपल लें तो अब ये एक नए सुधार के कारण सीधा आपको फायदा ये होगा कि यू कैन देन ऑप्ट, इनफैक्ट ऑप्ट भी नहीं करना है क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कीम हो जाएगी आपके लिए। तो अब आपको ये 15 लाख की इनकम पर केवल 1,56,000 माना 1,56,000 होगा। तो एक इतने छोटे से सुधार के कारण ऐसे ईओपी जैसी बहुत सारी एंटिटीज हैं, उनको 1,17,000 रुपीज का बड़ा फायदा होगा। लक्ष्मण जी, चलिए, तो बड़ा फायदा हो, खुश हो जाइए। सवाल और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मार्केट लिंक डिवेंचर से होने वाले एलटीसीजी टैक्स के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं। चलिए, अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां फतेहपुर से हर्ष सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हर्ष जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा लगा आप हमारे शो से जुड़ रहे हैं। बताइए, क्या सवाल आपके पास? जी सर,
सर मेरा सवाल था कि अगर कोई बिजनेसमैन एमएसएमई यूनिट को पेमेंट करने के लिए देरी करता है तो उसके कारण उसको इनकम टैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो, ऐसे नए प्रावधान आए, तो उसी बारे में क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं? जी मुकेश जी। बिल्कुल हर्ष जी, आपको ये ख्याल रखना है कि सेक्शन 43B के दायरे में ये एमएसएमई के जो पेमेंट्स हैं उसको भी लाया गया है। इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली चुकाते हैं तभी ये आपको मिलेगा, उसके सिवा इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये भी ख्याल में रखिए कि 43B के प्रोविजो में आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जो पे कर सकते हैं वो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। माना आप डिले करते हैं तो अगले साल में ही इसका आपको फायदा लेना पड़ेगा। तो ये एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री ने ये सुधार किया है। चलिए, मुझे लगता है कि सिर्फ हर्ष जी नहीं बल्कि कई सारे एमएसएमई जो करोड़ों एमएसएमई हैं उनके लिए सेक्शन 43B में जो बदलाव किया गया बड़े फायदे की बात होगी। चलते हैं राजस्थान, जहां से मिताली बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मिताली जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने फैमिली लेवल पे मार्केट लिंक डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस साल जो बजट आया है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं? लक्ष्मण जी, मिताली जी को हमें ये ध्यान, और मिताली जी जैसे बहुत सारे दर्शक होंगे उनको ये बताना है कि एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई है, सेक्शन 50AA। अब ये मार्केट लिंक डिवेंचर्स जो है उसको, उसका जो पूरा बेस होता है वो डेट टाइप का होता है और उसमें जो रिटर्न है आपको मार्केट के आधार से मिलता है। तो आप जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको बता के 10% का जो फायदा लेते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगा कि ये सही नहीं है। एक्चुअली दिस इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम। देयरफॉर उन्होंने ये कहा है कि इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के टैक्स किया जाएगा और आपको जो कंसिडरेशन मिलता है उसमें से आपको डिडक्शन मिलेगा। आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कोई एक्सपेंस हो तो उसको छोड़ के आपको टैक्स भरना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं मिताली जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और सिर्फ मिताली जी नहीं बल्कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, जीएसटी से जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर देना ना भूलें। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, काफ़ी विस्तार से और सरल भाषा में देने के लिए। अगले शो में फिर से हम हाजिर होंगे। फिलहाल के दीजिए इजाज़त, नमस्कार। देखते रहिए सीएनबी से आवाज़।